Hello guys, we are learning today very interesting chapter from plant physiology which is photosynthesis. So before we start, it is very important to understand why photosynthesis is important. Okay, ये आपको पता होना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो उसके दो पार्ट्स हैं दोस्तों। सबसे पहला, फोटोसिंथेसिस के एंड में आपको ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा और वो रिलीज किया हुआ ऑक्सीजन हम सबके लिए मतलब जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फोटोसिंथेसिस के एंड में आपको जो चीज मिलती है उसका आप यूज कर सकते हो एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ओके, तो व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स? फर्स्ट इज O2 is released, O2 is released, and second is primary source of food, primary source of food। तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या होता है? वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज इन जंगल देयर इज वन deer, okay, and there is goat. So these deer and goat are herbivore animals, so they will feed on grass, they will feed on plants, they will feed on leaves. Okay, so these two animals, goat and deer, what are they? They are herbivores. They are more than that, they are heterotrophs. So ये goat और deer ये है क्या? ये heterotrophs organisms है। तो वो अपना फूड जो है वो खुद नहीं बनाएंगे, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए, एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हो। तो एटोट्रोप्स कौन हुआ इनमें? इनमें एटोट्रोप्स हुए वो प्लांट्स जिनके ग्रीन लीव्स हैं, वो ग्रास और उसके बाद में हर्ब्स एंड श्रब्स, ये सब हुए एटोट्रोप्स। अब ये एटोट्रोप्स जो फूड प्रोड्यूस करेंगे वो खुद का फूड प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए तो आप उनको क्या बोल रहे हैं? एटोट्रोप्स। तो ये एटोट्रोप्स जो फूड बनाएंगे उसी फूड को हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड why that photosynthetic end products like glucose is the end product of photosynthesis, carbohydrates, you will call it as primary source of food because plant is autotroph and those things that autotroph produce as their food is known as primary source of food. Okay, so this is the importance of photosynthesis. Now let's move forward guys. Photosynthesis, which things are very important for photosynthesis? So ऐसी क्या चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है? तो रॉ मटेरियल में अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा H2O, उसके बाद में CO2 और थर्ड एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सनलाइट। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। माय क्वेश्चन इज H2O, CO2 and sunlight, these are organic or inorganic? Your answer is all these things are inorganic. All these things are inorganic. These all things, that these three things like CO2, H2O and sunlight are involved in the process of photosynthesis. These things are used as raw material for your photosynthesis process, and with the help of these three things will be getting converted into carbohydrates, C6H12O6. This C6H12O6, that is carbohydrates, are organic or inorganic? These are organic. These are organic compounds. So I can clearly say that inorganic compounds, inorganic things, inorganic elements are converted into organic compounds, are converted into organic compounds. What is inorganic and what is organic? Organic क्या होता है दोस्तों? ऑर्गेनिक आप उन्हीं कंपाउंड्स को बोलोगे जिसके बीच में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपको बॉन्डिंग दिखाई देगी। इधर देखो 6 कार्बन के एलिमेंट्स है, उसके बाद में हाइड्रोजन के 12 है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड होगा तो आप उसको बोलते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इधर देखो, इधर भी कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इधर भी प्रेजेंट है, लेकिन ये कार्बन और ये हाइड्रोजन इंडिविजुअली प्रेजेंट है दोस्तों, इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, इसीलिए CO2 और H2O को आप बोलोगे इनऑर्गेनिक थिंग्स। सो जब इनऑर्गेनिक थिंग्स को ऑर्गेनिक थिंग्स में कन्वर्ट करते हो, वो प्रोसेस कौन सी है आपकी? इधर हम रिएक्शन में देखें तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है? ये लाइट, सनलाइट
CO2 H2O, ये सारी इनऑर्गेनिक चीजें कन्वर्ट हो रही है दोस्तों C6H12O6 ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कि क्या है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या डिफाइन करते हैं, ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेस। सो H2O CO2 सनलाइट के ऊपर फिजिको केमिकल प्रोसेस की जाएगी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म होगी, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे या तो ग्लूकोज बोलेंगे। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस क्या है वो हम स्टडी करेंगे। फिजिको केमिकल प्रोसेस, देखिए दोस्तों, फिजिको केमिकल प्रोसेस ये ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे दो चेंजेस आपके जो है रिएक्शन में होते हैं। व्हाट आर दोस टू चेंजेस? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट आर दोस टू चेंजेस एंड व्हाट इज द नेम इट सजेस्ट? फिजिको केमिकल प्रोसेस। So let's break down this term physico-chemical process. Physico means physical and chemical means chemical. So such a reactions or such a processes where physical and chemical changes takes place, such a processes where physical and chemical changes takes place, those reactions or those processes are called as physico-chemical processes. Okay, so ऐसी reactions या ऐसे आपके जो processes हैं जहां पे क्या होता है, फिजिकल लेवल पे तो चेंज होता ही है, उसके साथ साथ केमिकल लेवल पे भी चेंजेस हो रहे हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को या प्रोसेस को कहा जाएगा फिजिको-केमिकल प्रोसेस। साइंटिस्ट का मानना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फिजिको-केमिकल है। कैसे है अभी हम समझते हैं, फिजिकल कैसे चेंज होता है और केमिकल कैसे। सो पहले देखेंगे फिजिकल चेंज। देखिए दोस्तों, सनलाइट को प्लांट को क्या करना है, एब्सॉर्ब करना है। उसके बाद H2O को CO2 को भी प्लांट के सेल को क्या करना है, उसके अंदर खींचना है, सेल के अंदर खींचना है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं फिजिकल चेंजेस में, जैसे कि आपका क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है वो लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। उसके बाद में प्लांट के रूट्स जो है H2O को यानी वाटर को सोक करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो है वो फिजिकल लेवल पे हो रहे हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जितनी केमिकल है उतनी ही फिजिकल है। क्यों? इसमें क्या आता है, आपके लाइट का एब्सॉर्प्शन आता है। उसके बाद में हम देखेंगे केमिकल प्रोसेस क्या है। तो केमिकल में आप देखो कि CO2 किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, C6H12O6 में, C6H12O6 में। तो ये जो चेंज हुआ, ये चेंज जो हुआ, इसी चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रोसेस। इसी चेंज को क्या बोलेंगे हम, केमिकल प्रोसेस। इसीलिए क्या कहा गया कि आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है इट इज फिजिको केमिकल प्रोसेस, यानी फिजिकल लेवल पे और केमिकल लेवल पे चेंज होना, इसी को हम बोलेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेस। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नोन एज फिजिको केमिकल प्रोसेस। और आपने ये भी पढ़ा कि यहां पे क्या होता है, इनऑर्गेनिक चीजों का कन्वर्जन किसमें होता है, ऑर्गेनिक चीजों में होता है। इनऑर्गेनिक थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। फोटोसिंथेसिस में आगे देखेंगे हम हिस्ट्री। मुझे एक बात बताइए और आपके दिमाग में आप सोचो कि मुझे एक बात बताओ कि स्टोन एज था, क्या स्टोन एज वाले जो लोग हैं उनको पता होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? नहीं। ये जो है दोस्तों धीरे धीरे डिस्कवर होता गया कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीजें रोल प्ले करती है। फोटोसिंथेसिस में CO2 है, फोटोसिंथेसिस में H2O है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें पहले से ही हमको पता नहीं थी, ये डिस्कवर करा गया लोगों से ही। साइंटिस्ट उनका रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस में ये रॉ मटेरियल होते हैं उसका भी डिस्कवरी होता गया। तो इसमें जो है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आता है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, वो है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट अगर आप देखोगे
ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए आपका प्लांट का लीफ लिया जाता है, ये लीफ है। इसको क्या किया साइंटिस्ट ने, इसको इसका हाफ पोर्शन जो है ये कवर किया, दिस इज कवर्ड पोर्शन, कवर्ड पोर्शन, और ये जो पार्ट है ये अनकवर्ड छोड़ दिया, अनकवर्ड पोर्शन। अब उनको क्या आइडेंटिफाई करना था कि ये कवर्ड पोर्शन और अनकवर्ड पोर्शन में से कौन सा लीफ का पार्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हुआ, ये सिंपली इनको आइडेंटिफाई करना था। और क्या किया, ये जो कवर्ड पोर्शन है उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट किया गया, इसको कवर किससे किया गया है, सनलाइट से, और ये अनकवर्ड पोर्शन किसके कांटेक्ट में है, अभी भी सनलाइट के कांटेक्ट में। तो अब फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिसाइड करेंगे वो, इसके लिए उन्होंने किए स्टार्च प्रेजेंस और अब्सेंस डिटेक्टिंग टेस्ट्स। तो कौन से टेस्ट किए उन्होंने, स्टार्च प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके लिए स्टार्च के लिए उन्होंने टेस्ट किया, किसके ऊपर, ये लीफ के ऊपर। वो टेस्ट करने के बाद उनको क्या समझता है कि ये कवर्ड और अनकवर्ड पोर्शन में अमाउंट ऑफ स्टार्च कितना, वो साइंटिस्ट समझ सकते हैं। कौन सी प्रोसेस है वो, स्टार्च की टेस्ट, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, ये कवर्ड और अनकवर्ड पोर्शन इस टाइप का, ये लीफ है आपका, उसको इसी तरह से उसको छोड़ दिया फ्यू टाइम के लिए, और फ्यू टाइम के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये कवर्ड और अनकवर्ड पोर्शन का स्टार्च टेस्ट करके कि कहां पे स्टार्च का अमाउंट ज्यादा है। अभी आप अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगा के ये आंसर करो कि अनकवर्ड पोर्शन में उनको स्टार्च ज्यादा दिखा होगा या कवर्ड पोर्शन। सीधी सी बात है दोस्तों, अनकवर्ड पोर्शन जो है लीफ का, उसमें स्टार्च का अमाउंट ज्यादा दिखा होगा। आपका आंसर होगा क्यों दिखाई देगा, क्योंकि सीधी सी बात है, इधर सनलाइट जो है ये मिल रही थी अनकवर्ड पोर्शन को, लेकिन कवर्ड पोर्शन को प्रोटेक्ट किया गया सनलाइट से, तो इधर बाकी के सारी चीजें मिल रही थी, H2O मिल गया, उसके बाद में CO2 भी मिल गया, लेकिन क्या नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिला। इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कवर्ड पोर्शन में हुआ नहीं और अनकवर्ड पोर्शन में फोटोसिंथेसिस दिखाई दिया, और इससे हमको पता चला कि सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हिस्ट्री में पहले देखा हमने सनलाइट कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट वाज डन to know that CO2 is also important. CO2 is also important for photosynthesis. CO2 is important for photosynthesis. तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया, देखिए दोस्तों, जैसा कि पहले देखा था कि एक लीफ को लिया गया, उसको उसका जो आधा पोर्शन है उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट किया गया और आधा पोर्शन जो है उन्होंने अनकवर्ड छोड़ दिया था टू गेट द सनलाइट। ओके, सो क्या होगा कि वो पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके बाद में स्टार्च टेस्ट करने के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि जो कवर्ड पोर्शन था उधर सनलाइट कम या सनलाइट नहीं होने के कारण स्टार्च का अमाउंट बहुत कम था, और उसके अपोजिट जो अनकवर्ड पोर्शन था उधर स्टार्च का अमाउंट ज्यादा दिखा क्योंकि सनलाइट का प्रेजेंस था। तो इन द सेम वे CO2 के लिए उन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें कॉटन डीप किया दोस्तों, कॉटन को डीप किया, और ये कॉटन उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, ये कॉटन जो है उन्होंने टेस्ट ट्यूब में लिया। तो अब हमारे पास क्या है दोस्तों, ये टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर एक ऐसा कॉटन डाला है जिसके जो किस में डिप किया हुआ था, KOH। सो ये हमारा कॉटन which is dipped in KOH। अब नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, लीफ लिया, लीफ का जो आधा पोर्शन है, यानी सपोज अगर ये लीफ है हमारा, उसका जो आधा पोर्शन है वो आधा पोर्शन उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर छोड़ा, ये पार्ट इन दी टेस्ट ट्यूब, ओके, इन दी टेस्ट ट्यूब, और जो रिमेनिंग पार्ट था in contact with environment,
इन कांटेक्ट विद एनवायरमेंट। तो ये बचा हुआ पोर्शन एनवायरमेंट के कांटेक्ट में था, किसका, लीफ का, और आधा पोर्शन जो है कॉटन डिप किया हुआ था KOH में, और वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला था, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर वो लीफ का आधा पार्ट है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो, ये लीफ है और ये लीफ का आधा पोर्शन टेस्ट ट्यूब के कांटेक्ट में है, और बचा हुआ आधा पोर्शन नॉर्मल एनवायरमेंट में कांटेक्ट में है। तो इधर जो सारा डिफरेंस क्रिएट करता है वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करता है आपका KOH। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि KOH की प्रॉपर्टी क्या है। तो KOH बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे ही KOH आपका एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आया, वो रिएक्ट करता है CO2 के साथ, और CO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड में वो कन्वर्ट होता है, जिस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, KOH plus CO2 gives KHCO3। क्या होता है दोस्तों, KOH CO3 प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, KOH CO3। अब KOH CO3 क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि KOH किसके कांटेक्ट में आया, CO2 के कांटेक्ट में। तो ये CO2 को मतलब इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं रहने देता। जब भी आप KOH को एनवायरमेंट के कांटेक्ट में लाओगे, KOH CO2 के साथ रिएक्ट होगा और KOH CO3 बनाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी KOH की। तो अभी क्या होता है दोस्तों, इधर साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये कॉटन जो है CO2 को एब्सॉर्ब कर रहा था। अभी देखिए, ये जो एब्सॉर्प्शन है ये फिजिकल लेवल के ऊपर एब्सॉर्प्शन नहीं है, मतलब ऐसा फिजिकली नहीं हो रहा था कॉटन का एब्सॉर्प्शन, कॉटन CO2 का फिजिकली एब्सॉर्प्शन का नहीं कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, केमिकली एब्सॉर्ब कर रहा था, मतलब रिएक्शन हो रही थी दोस्तों। रिएक्शन किसकी हो रही थी, KOH की और CO2 की। और CO2 कहां पे प्रेजेंट था, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी एयर थोड़ी फार होगी, उसका जो CO2 है उसका रिएक्शन हो रहा था KOH के साथ, और KOH और CO2 कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे थे KOH CO3। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो यहां का पोर्शन है लीफ का, उसको CO2 का अमाउंट मिला नहीं। मतलब जिस प्रोपोर्शन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए CO2 मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, क्योंकि कॉटन में आपने क्या डिप किया है, KOH डिप किया है, तो वो KOH CO2 के साथ रिएक्ट हो रहा था, ये कंपाउंड बना था, जिसकी वजह से इस लीफ के पोर्शन को क्या हुआ, CO2 कम अमाउंट में मिला। इसलिए जब उन्होंने ये लीफ का वो स्टार्च डिटेक्शन टेस्ट किया, स्टार्च डिटेक्शन टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए वो ये थे कि वो पोर्शन जो KOH कॉटन जो जिसमें डिप किया हुआ था उसके कांटेक्ट में है, उधर वाले पोर्शन में लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च उनको डिटेक्ट हुआ, और वो पोर्शन जो एनवायरमेंट के नॉर्मल एनवायरमेंट में कांटेक्ट में था, उस पोर्शन में उन्होंने हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च डिटेक्ट किया। और इससे उनको क्या पता चला कि जिस अमाउंट में सनलाइट चाहिए, सेम अमाउंट में आपको क्या देना पड़ेगा, CO2 देना पड़ेगा। उन दोनों में से कोई सी भी एक चीज आप देते हो और दूसरी चीज आप देना बंद करते हो, तब आपको स्टार्च का अमाउंट यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको नहीं दिखाई देगी तो भी कम अमाउंट में जो है आपको दिखाई देगी। तो ये डिटेक्ट करने के लिए ये दो एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि परफॉर्म किया था एक हमारे वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, जोसेफ प्रिस्टलर। सो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम बोल सकते हैं कैंडल जार एक्सपेरिमेंट। कैंडल जार एक्सपेरिमेंट दोस्तों, कैंडल जार एक्सपेरिमेंट क्या रहता है? कैंडल जार एक्सपेरिमेंट देखिए, कैंडल जार एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले एक जार लिया था, बेल शेप का जार। ठीक है, तो इमेजिन करो ये बेल शेप का जार, ठीक है। बेल शेप के जार के अंदर उन्होंने कैंडल रखी दोस्तों। क्या रखी? कैंडल रखी। तो ये है कैंडल। कैंडल की फ्लेम जो थी वो बर्निंग थी, ठीक है। तो ये कैंडल है, उसके साथ उन्होंने एक माइस को रखा दोस्तों, एक माइस को। तो माइस और कैंडल ये दोनों एक बेल जार के अंदर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये क्या है? माइस। ये क्या है? आपकी एक कैंडल है जो कि बर्निंग है। उसको ऐसे ही उन्होंने कुछ टाइम के लिए रखा। उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ये क्या हो रहा था? माइस जो है
आफ्टर फ्यू टाइम माइस क्या होगा, डेड हो गया। आफ्टर फ्यू टाइम जो बर्निंग कैंडल थी वो भी क्या हुआ, बर्निंग फ्लेम स्टॉप्ड। ठीक है, इसने उसको जो फ्लेम थी उसने बर्न करना स्टॉप कर दिया उसने फ्यू टाइम के बाद। तो अब उसका रिजल्ट सबसे पहले क्या किया था, कैंडल जार लेके, बेल शेप जार लेके उसके अंदर उन्होंने एक कैंडल और माइस को रखा था। फ्यू टाइम के बाद जब देखा उसने, जोसेफ प्रिस्टले ने, उसको दिखाई दिया कि माइस जो है वो डेड हो गया और कैंडल की बर्निंग भी स्टॉप हो गई। तो इसके लिए उसने क्या किया, इसी फ्रेम में एक प्लांट इंसर्ट किया दोस्तों, इंसर्टेड प्लांट इन द सेम एक्सपेरिमेंट, तो अब क्या किया, जस्ट उसने कुछ एक्सपेरिमेंट में मॉडिफिकेशंस किए, और मॉडिफिकेशंस क्या किए कि प्लांट को उसने इंट्रोड्यूस किया इसी सेम एक्सपेरिमेंट में। तो अब हम वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सेम एक्सपेरिमेंट है, जस्ट इधर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है दोस्तों। किस चीज की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, तो प्लांट की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। तो देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा एक्सपेरिमेंट में जब सेम एक्सपेरिमेंट में प्लांट को इंट्रोड्यूस किया। तो अगेन ये कैंडल है हमारी जो कि बर्निंग थी, उसके बाद में एक माइस है, प्लस जो है प्लांट इधर इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया, ये प्लांट है, ये आपका माइस हुआ, और ये जो है आपकी कैंडल हुई। तो अब क्या होता था देखिए दोस्तों, ये सेम एक्सपेरिमेंट है, जस्ट उसने प्लांट को इंट्रोड्यूस किया। तो क्या हुआ, जब थोड़ी देर बाद उन्होंने आके देखा कि ये एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, तो प्लांट जो है सर्वाइव किया उसने, माइस ने सर्वाइव किया। कैंडल की फ्लेम जो थी वो तभी भी क्या थी दोस्तों, बर्निंग स्टेज में थी। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा था, पहले एक्सपेरिमेंट में उसने देखा था कि थोड़ी देर बाद जब वो आके देखा उसने कि माइस क्या हुआ था, डेड हो गया था, कैंडल की बर्निंग भी स्टॉप हो गई थी। लेकिन जैसे ही द टाइम ही इंसर्टेड प्लांट इनटू द सेम एक्सपेरिमेंट, टू हिज सरप्राइज द रिजल्ट्स वाज प्लांट means when plant was introduced, the results were like mice survived plus candle flame was still burning। क्या आप सोच सकते हो कि माइस जो है इधर डेड क्यों नहीं होता? तो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि देखिए दोस्तों, जब इंडिविजुअली प्लांट और माइस उसके साथ कैंडल एक जार में थे, कौन सा जार था, बेल जार था, तब क्या हो रहा था दोस्तों, माइस क्या कर रहा था, रेस्पिरेशन में वो जो एनवायरनमेंट है बेल जार के अंदर का, उसमें का ऑक्सीजन ले रहा था, उसी में CO2 रिलीज कर रहा था। तो फिक्स्ड अमाउंट के बाद, एक टाइम के बाद CO2 का अमाउंट उस एनवायरनमेंट में जो कि बेल जार के अंदर था, उधर क्या हुआ, CO2 का अमाउंट इंक्रीज हुआ। एट द सेम टाइम O2 क्योंकि कंजम्पशन हो रहा था, उसका अमाउंट कम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, माइस एक्सपायर, और फ्लेम भी क्या हो गई, बर्निंग करना स्टॉप कर दिया फ्लेम ने, जो कि कैंडल की थी। जब एट द टाइम व्हेन ही इंसर्टेड प्लांट इनटू द सेम एक्सपेरिमेंट, प्लांट क्या नई एक चीजें ऐड करता है उसमें। तो प्लांट ने क्या क्या ऐड किया दोस्तों, देखिए ऐसी चीजें जो हमारे माइस के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी चीजें माइस के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीजों को ऐड किया किसने, प्लांट ने। और ऐसी चीजें जो अब हमारे जो माइस है उसके सर्वाइवल के लिए जो है क्या बोल सकते हैं, उसको सर्वाइवल करने के लिए जो है रोक रही थी, जिसके कारण माइस डेड हो गया। ऐसी सारी चीजें रिमूव की गई, किसके हेल्प से, प्लांट की हेल्प से। तो प्लांट इधर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है वो, उसमें से पहली अगर हम देखें कि सर्वाइवल ऑफ माइस, उसके लिए जो चीजें हैं उसको ऐड किया उसने। तो दीज थिंग्स वेर एडेड, एंड माइस के डेथ के लिए जो थिंग्स रिस्पॉन्सिबल थी, डेथ के लिए जो भी चीजें रिस्पॉन्सिबल थी, उनको क्या किया इसने, रिमूव। और ये सब कौन कर रहा है दोस्तों,
ये सब कौन कर रहा है? ये आपका प्लांट कर रहा है। तो एक प्लांट ने क्या क्या ऐड किया जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट थी? कौन सी होगी? ऑक्सीजन। ये कौन सी चीज होगी? ऑक्सीजन। और जो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो चीज कौन सी थी? CO2। तो ये प्लांट क्या कर रहा था? CO2 को रिमूव कर रहा था। कैसे? फोटोसिंथेसिस करके। और फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बोला हमने? एट द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर आई हैव सेड that at the end of photosynthesis you are getting two very important things, one of which is O2 and other is primary source of food. So इधर क्या हुआ? ऑक्सीजन वो बेल जाके अंदर वाला जो एनवायरमेंट था उसमें ऐड किया गया। किससे ऐड किया गया? अपने प्लांट से। तो इन्हीं चीजों की वजह से उसके एंड में वो जोसेफ प्रिस्टले कंक्लूड करता है कि those things which were responsible for the survival of mice were added by mice and those things which were responsible for death of the mice were removed by plant. Okay, तो प्लांट इधर दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या करता है? परफॉर्म करता है। एक तो ऑक्सीजन एनवायरमेंट का इंक्रीज करता है, ये बेल जार के अंदर का, और CO2 उसी एनवायरमेंट का कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से ये देखा गया कि माइस ने भी सर्वाइव किया और फ्लेम भी कंटिन्यूअस बर्निंग थी। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जोसेफ प्रिस्टले से। सो आगे का एक्सपेरिमेंट भी इतना ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जो कि किया गया जॉन इंगेनहाउस से। तो आगे का एक्सपेरिमेंट कौन परफॉर्म करता है? जॉन इंगेनहाउस। लेट अस सी व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। जॉन इंगेनहाउस, दोस्तों जॉन इंगेनहाउस ने क्या किया देखिए, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें एक्वाटिक प्लांट्स थे दोस्तों, एक्वाटिक प्लांट्स। तो अभी मैं जो है आपको इसका एक्सपेरिमेंट बताता हूं, जो कि किसने परफॉर्म किया था? जॉन इंगेनहाउस। तो देखिए, जो आपके सी का सरफेस होता है, बॉटम, एट द बॉटम ऑफ सी यू कैन सी देयर आर एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, सो दोज एक्वाटिक प्लांट्स as a normal plants will also need same raw material for photosynthesis that your terrestrial plant need. Okay, क्या बोला मैंने? जो भी आपके terrestrial plants हैं वो जो आपका रॉ मटेरियल यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, सेम रॉ मटेरियल एक्वाटिक प्लांट्स भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किया गया? CO2 यूज किया गया, H2O एंड सनलाइट। ये तीनों चीजें जितनी टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही एक्वाटिक प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसने नोटिस क्या किया देखिए दोस्तों, अभी देखिए, जब एनवायरमेंट में आपका O2 रिलीज किया जाता है आपको नहीं दिखाई देगा। जब आप सी में जाते हैं, ठीक है, यानी पानी में जाते हैं, और आप एयर रिलीज करते हो तो आपको क्या दिखाई देंगे? बबल्स दिखाई देंगे। उन्हीं बबल्स को नोटिस किया दोस्तों किसने? हमारे जॉन इंगेनहाउस ने, जो कि सेकेंड नंबर का एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया। जॉन इंगेनहाउस क्या करता है दोस्तों? एक्वाटिक प्लांट्स को फिक्स्ड अमाउंट के लिए इसने क्या किया? लाइट एक्सपोजर दिया। जब भी लाइट एक्सपोज हो रही थी, किसको? एक्वाटिक प्लांट्स को, इसने ऑब्जर्व किया कि वो एक्वाटिक प्लांट्स के आजू बाजू में बबल्स रिलीज हुए ये दिखाई दिए उसको। किसको? जॉन इंगेनहाउस को। He can clearly observe that few bubbles were gathering around the aquatic plants when the plant was exposed to sunlight. At the time when sunlight was stopped, after a few time, when he observed the same aquatic plant, to his surprise, he observed that there were no any kind of bubbles. Okay, so इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन सिंपल है दोस्तों, अगर पानी में बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो वो एयर के बबल्स हैं, और एयर क्योंकि एक्वाटिक प्लांट्स के अराउंड उसने दिखाई दी, उसको बबल्स जो है एक्वाटिक प्लांट के अराउंड दिखाई दिए। सिंपली दोस्तों वो बबल्स इंडिकेट करते हैं कि वो बबल्स के अंदर जो एयर है उसमें क्या है? ऑक्सीजन। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है कि सनलाइट का एक्सपोजर जो है इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग, जो बबल्स एक्वाटिक प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे वो बबल्स किसके बबल्स हैं? O2 के बबल्स हैं दोस्तों। O2 is released
in the form of bubbles. ओके, और ये कहां पे हो रहा था सर? एक्वाटिक प्लांट्स है तो कहां पे दिखाई देंगे आपको? बॉटम ऑफ सी. ओके, सरफेस या बॉटम ऑफ सी पे आपको क्या दिखाई देंगे? ये एक्वाटिक प्लांट्स दिखाई देंगे जो कि सनलाइट के एक्सपोजर के टाइम में क्या रिलीज करेंगे? बबल्स रिलीज करेंगे. और जैसे ही सनलाइट आना बंद हो जाती है, यानी रात हो जाती है, तो उसके बाद आपको ये बबल्स दिखाई देने बंद हो जाते हैं. तो इसी का ऑब्जर्वेशन किया था जॉन इंगेनहाउस ने, और इसने ये सारी चीजें जो है हमको ऑब्जर्वेशन के अंडर ये सारी चीजें हमको पता चली. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज जूलियस वॉन सैक्स. ओके, तो ये है जूलियस वॉन सैक्स. इन्होंने क्या कहा था? देखिए दोस्तों, ये जो फोटोसिंथेसिस है उसका एंड प्रोडक्ट आपको लेक्चर के टाइम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि ग्लूकोज रहता है, स्टार्च रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं. तो इसने जूलियस वॉन सैक्स ने ये बताया था कि वो जो ग्लूकोज, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टोर कहां पे होंगे, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कहां पे टेक्स प्लेस करेगी. ठीक है, तो एविडेंस वाज गिवन फॉर storage of glucose and glucose as a carbohydrate is synthesized in chloroplast. सिंपली दोस्तों ये बातें बताई किसने? जूलियस वॉन सैक्स. बस इतना ही है. जूलियस वॉन सैक्स ने ये बताया हमको कि क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, जहां पे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस मिलते हैं वो ग्लूकोज रहते हैं, और ग्लूकोज कहां पे रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, और उसका स्टोरेज किया जाता है प्लांट में. उसी को हम बोलेंगे स्टार्च. अब स्टार्च क्या है? ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड है. ठीक है, अगर अनेक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हो जाएंगे? एक जगह पे इकट्ठा होंगे, उसी को, और उसके अंदर बॉन्ड बनेगा, उसी को हम बोलेंगे स्टार्च, जो कि आपका पॉलीसैकेराइड फॉर्म रहता है. ये है आपका पॉलीसैकेराइड फॉर्म, पॉलीसैकेराइड फॉर्म. और जो भी आपका ग्लूकोज है ये रहेगा आपका मोनोसैकेराइड. ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, उसी का पॉलीसैकेराइड फॉर्म है स्टार्च. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो उसको मोनोसैकेराइड बोलोगे. जब ऐसे ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उसी को हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड, जो कि स्टार्च है. स्टार्च कहां पे फाइंड हुआ? आपको प्लांट्स में. ग्लाइकोजन बोल के एक ऐसा ही पॉलीसैकेराइड फॉर्म है जो कि एनिमल्स ग्लूकोज का स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सो अगर आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन इज polysaccharide form of glucose in animals and starch is polysaccharide form of glucose in plants. Okay, so ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे प्रोड्यूस मतलब होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. ये बातें जूलियस वॉन सैक्स ने बताई. सो नेक्स्ट साइंटिस्ट इज T.W. एंगलमैन. ओके, सो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स लिए, वो ऑर्गेनिजम्स को हम देखें तो एक था एरोबिक बैक्टीरिया, इसका उन्होंने लिया था सस्पेंशन. उसके बाद में ग्रीन अलगा. कौन सी ग्रीन अलगा? क्लैडोफोरा. ओके, क्लैडोफोरा नाम की ग्रीन अलगा भी ली गई. T.W. एंगलमैन ने ली और इससे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया एक प्रिज्म. अब प्रिज्म क्या होता है? देखिए दोस्तों, क्या किया इन्होंने? एक प्रिज्म लिया. प्रिज्म के ऊपर जब आप लाइट डालते हैं तो वो जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है. स्प्लिट होना यानी ये लाइट डिवाइड होती है, ऐसे स्प्लिट होती है, और लाइट जो है एक स्पेक्ट्रा होता है. उस स्पेक्ट्रा में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं जो आप रेनबो में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
अगर वही चीज आपको फिजिकली लैब के अंदर मिमिक करनी है तो सिंपली आपको एक प्रिज्म लेना है, एक साइड से लाइट डालनी है, वो लाइट स्प्लिट हो जाती है दोस्तों डिफरेंट लाइट्स में। तो ऐसी प्रिज्म लेके उसमें लाइट स्प्लिट करके वो उन्होंने क्या किया, इल्यूमिनेट किया दोस्तों। इल्यूमिनेट किसके ऊपर किया, देखिए दोस्तों आगे जो है एक कंटेनर लिया था, इस कंटेनर में क्या था दोस्तों, सस्पेंशन। किसका सस्पेंशन था, इसमें सस्पेंशन था एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया इस सस्पेंशन में प्लेस किया गया। क्या प्लेस किया गया इसमें, ग्रीन अलगा क्लैडोफोरा, ग्रीन अलगा क्लैडोफोरा जो है प्लेस किया गया इसमें। तो अभी क्या होता है देखिए दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये प्रिज्म जो है ये लाइट को क्या करता है, स्प्लिट करता है। ये लाइट है, ये लाइट का स्पेक्ट्रा है। तो ये इल्यूमिनेट किसके ऊपर हुआ, ये प्रिज्म कंटेनर के ऊपर, जिस कंटेनर में एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन था। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती है जो कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो करेगी दोस्तों। अगर इस एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ग्रो हो जाएगी, और ऑक्सीजन का उसको जो है सोर्स अगर उसका बंद हो जाता है तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगी। ओके, और ग्रीन अलगा डालने का कारण ये है कि ग्रीन अलगा एक फोटोसिंथेसिस अलगा है दोस्तों। ग्रीन अलगा भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। पर्टिकुलरली क्लैडोफोरा इधर यूज किया गया। तो जैसे ही आप देख सकते हो कि डिफरेंट 7 लाइट्स में ये लाइट का स्पेक्ट्रा जो है स्प्लिट हुआ। क्या होगा, स्प्लिट हुआ। इसके अंडर उसको एक गोष्ट मतलब एक चीज जो है TW इंगेलमैन को चेक करनी थी। वो ये चेक करनी थी कि विच काइंड ऑफ लाइट इज हेल्पफुल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, वो उसको चेक करना था। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट इमिट हो रहे थे, जिसके अंदर उसको ये पता चला कि जो ब्लू लाइट है दोस्तों एंड रेड लाइट है, ये ब्लू और रेड लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। मतलब जहां पे भी ये रीजन था, इसका जो रीजन था, अभी देखिए ये लाइट सारी मिक्स्ड टाइप में इल्यूमिनेट नहीं होगी। ये एक रीजन है दोस्तों, जैसे कि आप ये रीजन देख सकते हो। सपोज ये रीजन नोटिस करो ब्लू का है और ये नीचे वाला रेड का है। तो ये ब्लू और रेड रीजन, जिस रीजन में ये कंटेनर के फॉल हो रहा था, उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो भी ग्रीन अलगा थी उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया। ठीक है, इसका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, ये चेक करना था कि ये ग्रीन अलगा एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस कर रही है क्या, परफॉर्म। इसको चेक करने के लिए हमने इस सस्पेंशन में एरोबिक बैक्टीरिया को डाला। जब हमने एरोबिक बैक्टीरिया को डाला तो ये एरोबिक बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने कहा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो ये क्या हो रहा था इधर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन कहां से मिल रहा था, ये ग्रीन अलगा से। तो ग्रीन अलगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करके ऑक्सीजन रिलीज कर रही थी, जिस ऑक्सीजन के ऊपर हमारे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे। और ये सब जो प्रोसेस है कहां पे टेक्स प्लेस कर रहा था, पर्टिकुलरली ऐसा रीजन पर्टिकुलरली ऐसा रीजन जो रीजन ब्लू और रेड लाइट के कांटेक्ट में था। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर जो हमने एरोबिक सस्पेंशन लिया और उस एरोबिक सस्पेंशन में बैक्टीरिया के जो ग्रीन अलगा प्लेस किया, वो सारा जो सिस्टम था, वो सिस्टम का पर्टिकुलरली वो हिस्सा कि जो ब्लू और रेड लाइट के कांटेक्ट में है, सिर्फ उसी हिस्से में क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा था। और ये जो रीजन है ना, ये सेम रीजन क्लोरोफिल ए का है दोस्तों। क्लोरोफिल ए भी आपका, क्लोरोफिल कहां, प्लांट्स के लिए, और ये जो है पर्टिकुलरली ये किसके लिए, ग्रीन अलगा के लिए। तो क्लोरोफिल ए का भी आप नोटिस करोगे तो रीजन उसका काम करने का वो यही ब्लू और रेड लाइट रीजन रहता है। तो at the end of this experiment performed by TW Engelmann, it was concluded that blue and red light region are very important for photosynthesis. क्या किया इसने? Simply the prism was taken. With the help of prism, light spectra was splitted into different lights, where particularly blue and red light shown the activity of photosynthesis process, because of which it was detected that aerobic bacteria were growing we can say nicely,
in this presence of particular lights called blue and red. And what is the reason behind the growth of aerobic bacteria? That reason simply was we have also placed green alga in this system, where this green alga was said to be responsible for performing photosynthesis process. It was simple kind of experiment. I hope you guys have understood. So in the middle of 19th century, in the middle of 19th century, there was equation of photosynthesis which was formed. It was like CO2 plus H2O gives CH2O plus O2. Okay, so this kind of equation was arrived in the middle of 19th century. So 19th century के बीच में एक इक्वेशन तैयार किया गया फोटोसिंथेसिस के लिए, और इस इक्वेशन के हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिस्क्राइब की गई. वो इक्वेशन कुछ इस तरह से था, CO2 plus H2O gives CH2O plus O2. यहाँ पे ये जो CH2O है ये डिनोट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है. तो ये एट द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी तक यहां तक डिस्कवरी पहुंची थी. आगे जाके जो है एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है हमारे, कॉर्नेलियस वैन नील इनका नाम है दोस्तों, कॉर्नेलियस वैन नील. अब इन्होंने पर्टिकुलर डिस्कवरी क्या की थी वो हम देखेंगे. इन्होंने कहा था कि जो O2 रिलीज होता है, O2 इज रिलीज, कहां से आता है? H2O से. ये बात किसने बताई? कॉर्नेलियस वैन नील. तो इसके लिए हमको कुछ बैकग्राउंड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये O2 H2O से रिलीज होता है, उसका ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या लेना देना. तो देखिए दोस्तों, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें जो प्लांट परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस विच इज परफॉर्म बाय प्लांट, उसमें क्या होता है दोस्तों? H2O जो है वो है आपका हाइड्रोजन डोनर दोस्तों, हाइड्रोजन डोनर. ओके, उसके बाद क्या होता है? H2O हाइड्रोजन डोनेट करता है. उसके बाद जो है O2 जो है आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है? रिलीज होता है. O2 in the oxidized form is released. Oxidized form is released. ये किन में होता है? ये पर्टिकुलर प्रोसेस आपको प्लांट्स में दिखाई देगी. क्या है? हाइड्रोजन जो है आपका एज डोनर एक्ट करता है, हाइड्रोजन डोनर एज एक्ट करता है H2, और उसमें का जो O2 है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज होता है. और CO2 का क्या होता है दोस्तों? रिडक्शन. और CO2 रिड्यूस होकर क्या बनता है? C6H12O6. अभी देखो रिडक्शन किसका हुआ? CO2 का. CO2 रिड्यूस होकर किसमें बना? कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि C6H12O6 में. एट द सेम टाइम H2O क्या बोल के एक्ट कर रहा था? हाइड्रोजन डोनर. उसके बाद क्या हुआ? O2 रिलीज हुआ H2O से इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ऐसा कहा जाता था कि बहुत साल पहले एनवायरमेंट वाज रिड्यूसिंग. जो भी रिड्यूसिंग एनवायरमेंट है दोस्तों, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए प्रमोट करेगा. देख सकते हैं रिडक्शन की प्रोसेस है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. किसके बीच में? कार्बन्स के बीच में. क्या बना? कार्बोहाइड्रेट. इसीलिए ये प्रोसेस को कहा गया कि CO2 रिड्यूस होगा, और रिड्यूस जो हुआ CO2, उससे क्या बना? कार्बोहाइड्रेट. ऑक्सीडेशन की प्रोसेस प्रमोट करते हैं बॉन्ड को ब्रेक करना. देख सकते हो H2O से O2 जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रिलीज हुआ, तो यानी बॉन्ड ब्रेक हुआ. रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए प्रमोट करता है. देख लिया आपने कि CO2 कैसे जाके कंबाइन हो रहा था बाकी के CO2 के मॉलिक्यूल्स के साथ, जो कि बना रहे थे एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जो C6H12O6 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके बनाया गया है दोस्तों. तो ये सारी चीजें. तो अभी दोस्तों ये जो हमारे वैन नील साहब हैं, इन्होंने पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिए दोस्तों. कौन से बैक्टीरिया? पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया.
तो ये जो बैक्टीरिया दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ऐसे बाकी सारे बहुत ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। उनमें ही एक पार्ट पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का है। तो इसकी इंपॉर्टेंट खासियत क्या है दोस्तों, देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि H2O जो है वो हाइड्रोजन डोनर एज एक्ट कर रहा था प्लांट्स में। इधर ऐसा नहीं है, ये बैक्टीरिया को सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, इसीलिए H2S जो है ये हाइड्रोजन डोनर है दोस्तों आपका। अगर H2S हाइड्रोजन डोनर है तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इधर क्या, O2 रिलीज होगा क्या? नहीं दोस्तों, इधर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रिलीज होता है सल्फेट या तो सल्फर या तो सल्फेट रिलीज होता है दोस्तों इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। किससे? H2S से। H2S क्या है? हाइड्रोजन डोनर। किसके लिए? पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है हमारी, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर का सोर्स बोल के H2O को नहीं यूज करेगी, ये यूज करेगी H2S को, क्योंकि ये सल्फर बैक्टीरिया है। H2S एज अ हाइड्रोजन डोनर एक्ट करता है। उसके बाद ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि इधर H2O नहीं है, रिलीज क्या हुआ? सल्फेट या तो सल्फर रिलीज हुआ। और इससे हमको क्या पता चला दोस्तों, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए CO2 का प्रेजेंस पूरे एनवायरनमेंट में है। आप किसी का भी CO2 का जो मतलब सोर्स है वो स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन जो H2O का सोर्स है वो डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे कि प्लांट जो है H2O का यूज करके क्या करते हैं? O2 रिलीज करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी H2O का यूज करे। इन्होंने हाइड्रोजन डोनर की रोल में किसको यूज किया है? H2S को यूज किया है। तो अगर इधर H2O है ही नहीं एज अ हाइड्रोजन डोनर, तो बताओ क्या आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में O2 रिलीज हो सकता है क्या? नहीं। कौन रिलीज हुआ इधर? सल्फर या सल्फेट। इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली। क्या पता चली आपको चीज? कि जो O2 है वो CO2 से नहीं आता दोस्तों। देखिए इधर भी CO2 है, CO2 का कन्वर्जन इधर भी किससे में हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स में हो रहा है। ठीक है, CO2 इधर भी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन होता है? वो क्या बोलते हैं आपको? ये सल्फेट या सल्फर। प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो क्या हो रहा था? O2 हो रहा था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डोनर उधर कौन था? H2O था। इधर O2 रिलीज क्यों नहीं हुआ? हाइड्रोजन डोनर कौन है? H2S। इधर कहीं पे भी O2 के रिलीज के लिए CO2 को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है क्या? नहीं। आप कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ O2। क्यों नहीं बोल सकते ऐसा? क्योंकि CO2 तो दोनों को मिल रहा था। किनको? ये पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को भी CO2 मिल रहा था और प्लांट को भी CO2 मिल रहा था। तो अगर आप ये बात कह रहे हो कि O2 इज रिलीज बाय CO2, तब ये पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ने भी CO2 का यूज करके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में O2 को रिलीज करना था। लेकिन यहां पे ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिंपल बात है दोस्तों, O2 के रिलीज के लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो भी हाइड्रोजन डोनर है, अगर वो H2O है तभी आपका क्या होता है? O2 रिलीज होता है। अगर इधर ही देखो हाइड्रोजन डोनर H2S है, तो इधर क्या रिलीज हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में? सल्फेट या सल्फर रिलीज हो रहा है। इधर आपको ऑक्सीजन क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि भाई मेरे इधर H2S है। H2O रहता तो सिंपली आप कह सकते थे कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में O2 रिलीज हुआ है। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स CO2 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर O2 इमिशन। जो भी O2 रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के एंड में, कहां से आता है? वो H2O से आता है। ये पता चला किसके एक्सपेरिमेंट की वजह से? कॉर्नेलियस वैन नील के एक्सपेरिमेंट की वजह से। जिसने एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरिया यूज किए थे वो थे पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सेम है, लेकिन हाइड्रोजन का डोनर दोस्तों अलग है। दोस्तों इधर प्लांट में देखा हमने H2O क्या था? हाइड्रोजन का डोनर। वो हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस थी, उस प्रोसेस के बाद में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आपका O2 रिलीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि उधर H2O हाइड्रोजन डोनर था दोस्तों। उसके बाद में उधर भी क्या हो रहा था? CO2 इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सेम थिंग इधर आप नोटिस कर सकते हो, सब सेम है इधर।
सिर्फ एक छोटी सी चीज इधर मिसिंग है, H2O। इधर क्या है दोस्तों, पल्पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन का डोनर कौन सा यूज करते हैं, H2S का। तो इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है दोस्तों, सल्फेट या सल्फर, ना कि O2। ठीक है, इसकी वजह से आपको इस सिस्टम में पर्टिकुलर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में आपको O2 रिलीज हुआ नहीं दिखाई दिया। अगर आपका ये मानना है कि CO2 से ही O2 आता है, तो देखिए दोस्तों इधर भी CO2 है, इधर भी CO2 कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि दोस्तों सिंपली इधर एक रीजन है कि H2O नहीं है और CO2 है, लेकिन CO2 O2 रिलीज नहीं कर रहा। तो इससे ये क्लियर होता है कि फोटोसिंथेसिस के एंड रिजल्ट में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको मिलता है वो O2 से आता है या H2O से आता है, ये वो CO2 से आता है या H2O से आता है। तो उसका आंसर सिंपल है कि O2 which is released at end of photosynthesis is released from H2O दोस्तों and not CO2. It is the simple conclusion for the experiment of Cornelius Van Til. Okay, so this marks the end of our today's lecture. Thank you so much. You have been nice audience to me. Thank you so much, guys.